Welcome friends, जय भारत, जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत आज से हम करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक आज का होगा वो होगा बैकग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि किसकी? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। तो इसके पृष्ठभूमि को हम समझेंगे कि किस तरह से जो यूरोपीय कंपनियां हैं या यूरोपीय देश हैं वो नए नए समुद्री मार्गों की खोज करते हुए ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, ठीक है, अटलांटिक ओशन में पश्चिमी तट से होते हुए किस तरह से जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत ही नहीं दूसरे आइलैंड्स पे, एशियन आइलैंड जैसे इंडोनेशिया, हाँ, इन सब आइलैंड्स पे वो पहुंचती हैं। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल से पहुंचेगा भारत। सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत में पहुंचेंगे, ये पुर्तगाल है। और यहीं से वास्को डी गामा, हाँ, क्रॉस करते हुए वेस्टर्न कोस्ट जो अफ्रीका का है इसको क्रॉस करते हुए यहाँ केप ऑफ गुड होप है, अभी सारा मैं बताऊंगा, और यहां से होते हुए ये पहुंचेगा कालीकट। ठीक है, कालीकट जो केरल में था, ठीक है, केरल में आज का मॉडर्न नाम कालीकट का कोझिकोड है, यहां पे पहुंचेगा। तो इन सब की एक पृष्ठभूमि है। ठीक है, आखिर क्या कारण था कि यूरोपियंस को खोज करनी पड़ी नए नए समुद्री मार्गों की? तो यहां से हम देखेंगे। वैसे देखिए कि यहां पे जो सवाल बनता है, पहले समझिए, कुछ सवाल डायरेक्ट भी आते हैं और कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का महत्व ज्यादा बढ़ गया है आजकल के एग्जाम्स में। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो इससे यूपीएससी का जहां तक सवाल है या स्टेट सर्विसेज का सवाल है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आते ही हैं, साथ साथ जीएस का जो पेपर होता है उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। यूपीएससी में जीएस का जो पेपर है उसमें सब्जेक्टिव भी लिखने के लिए आएगा इस पोर्शन से। तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, इसलिए हम पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। अगर हम चाहते तो सीधे पुर्तगालियों के आगमन से शुरू कर देते, नहीं, पुर्तगाली तो पहले थे ही जो भारत में आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, वास्को डी गामा मैंने अभी भी बताया, यहां पुर्तगाल से चलकर और समुद्री रास्ते से भारत पहुंचेगा। इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझेंगे तो देखिए सवाल कई तरह से डायरेक्ट भी बनता है और कॉन्सेप्चुअल भी बनता है। जैसे डायरेक्ट बन जाएगा कि सबसे पहले किसने खोज की भारत तक पहुंचने का मार्ग, या सबसे पहले भारत कौन पहुंचा, हाँ, तो कोलंबस दिया रहेगा, प्रिंस हेनरी दिया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वास्को डी गामा दिया रहेगा। तो उसमें सीधे ये फैक्चुअल है कि वास्को डी गामा यहां से चलता है और समुद्री रास्ते से होते हुए ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए, सब मैं बताऊंगा, ये कालीकट पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल हो गया। ये भी दे सकता है कि कारण क्या थे यूरोपियन देशों द्वारा, हाँ, भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कारण क्या थे। इस तरह से भी देखिए, कारण को मैंने दिया हुआ है। डिमांड था, किस चीज की मांग थी? इंडियन गुड्स, हाँ, इन यूरोप। तो यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग थी और खासकर मसालों की, तो ये एक कारण है। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय, देखिए अभी मैं सारा चीज डिटेल समझाऊंगा। कुस्तुनतुनिया यहां पर है, ये यूरोप में, ठीक है, ये तुर्की में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ये कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य था, भी मैं बताऊंगा, उसने इसको कंट्रोल कर लिया, उसको जीत लिया। उसके बाद समुद्री मार्गों के खोज की आवश्यकता पड़ी, सारा मैं बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय के बाद जरूरत पड़ी नए नए समुद्री मार्गों के खोज की। उसके बाद पुनर्जागरण यानी रिनेसेंस यूरोप में, देखिए ये यूरोप जो है यहां पर पुनर्जागरण का काल चल रहा था। जिस समय समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी उस समय पुनर्जागरण का काल चल रहा था। तो यह भी एक कारण था। आपको सवाल बनाएगा तो ये सवाल के रूप में ऊपर पूछ देगा, नीचे 3 कारण, चौथे में दे देगा उपरोक्त सभी, तो ये तीनों कारण होंगे। तो उपरोक्त सभी आपका जो चौथा ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कई तरह से सवाल बनते हैं। तो जब तक इन सवालों का जवाब तभी आप दे सकते हैं जब पूरी तरह से आपके पास कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो आप जानकारी दे सकते हैं। हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक सवाल और बनता है, इसको भी समझ लीजिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होगा कि कभी क्रम पूछ देता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से। तो देखिए समझ लीजिए, पी स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज। सबसे पहले पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली जो यहां पे है, ये पुर्तगाली आए 1498 में।
उसके बाद अभी आप समझ जाएंगे सारा। डच आए, ठीक है, डच यहां पर होंगे, आप जब मैप में देखेंगे, जब डचों को पढ़ाऊंगा मैं कि डच कैसे आए, तो वहां भी आप देखेंगे। ये सारा वीडियो अलग होगा, आज तो पृष्ठभूमि है, ठीक है। उसके बाद डच आते हैं, यानी नीदरलैंड, या आज आप हॉलैंड के निवासी भी कह सकते हैं, जो डच कहे जाते हैं। 1995-96 में वो आए। फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स 1600 में आए, और फिर फ्रेंच सबसे अंत में आते हैं 1664 में। तो यहां से भी सवाल बन जाता है कई बार कि क्रम बताइए कि भारत में किस क्रम में किस यूरोपीय देश के लोग सबसे पहले पहुंचे थे, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, और सबसे आखिरी में कौन। तो ये भी यहां से भी सवाल बनता है। तो ये तो भारत में आने का, ठीक है ना, यूरोपियंस के आने का क्रम है। यूरोपीय कंपनियों के गठन का भी क्रम है, ठीक है। गठन कब का, तो कई बार सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। तो देखिए, जो आने का क्रम है PDEF, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये आने का क्रम है। लेकिन इन देशों की कंपनियां कब कब गठित हुई, ठीक है, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब ये कब गठित हुई। तो देखिए, ये पोर्टुगीज तो रहेंगे ही, 1498 में सबसे पहले गठित हुई पोर्टुगीज की कंपनी, हाँ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1602 में, और सबसे अंत में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पर आपको समझना यह है कि सिर्फ इस ऑर्डर को चेंज कर देना है गठन के मामले में, डी और ई को, ठीक है ना, डी और ई को चेंज कर देना है। यानी कि देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1602 में, लेकिन आ जाती है पहले, ध्यान दीजिएगा, डच पहले आ जाते हैं भारत में, लेकिन इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो कब होता है, बाद में होता है, आ जाते हैं पहले, ठीक है ना। और बाकी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आते भी इसी साल में है, और इनके कंपनी का गठन भी इसी समय होता है। तो आप देखेंगे कि बस यहां से आपको थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देना है। ये भारत में, हाँ, यूरोपियन देशों के आने का क्रम है, और ये गठन का क्रम है कि कब कब कौन सी कंपनियां गठित हुई। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर आपको उसके बाद आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और उसके बाद अंत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो ये यहां से भी सवाल बन जाता है। तो इस ऑर्डर को भी आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता देता हूं। कंप्यूटर में एक PDF फाइल होती है, कुछ नहीं करना है, PDF फाइल होती है। तो PDF फाइल क्या होती है, आप PDF फाइल लिखते हैं, PDF, हाँ, PDF लिखते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसके लिए आप क्या कीजिए, इस ऑर्डर के लिए कौन, मतलब यूरोपीय देशों के आने का जो क्रम है, तो ये जो PDF है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, PDEF, यानी कि ये देखिए, आपको उच्चारण कैसे करना है, PDF, ठीक है, PDF दोनों तरह से आप PDF कर, देखिए PD एक तरह से रख लीजिए और एक साथ रख लीजिए F, तो आने का क्रम, और कंपनियों के गठन का क्रम, तो ये भी PDF हो जाएगा। देखिए यहां पे इसको आप, ये भी PDF हो जाएगा, कैसे, देखिए ये PE को एक साथ रख लीजिए, P, D और F। तो इस तरह से आप एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, चाहे भारत में आने का क्रम हो या कंपनियों के गठन का क्रम, वो दोनों में आप PDF के ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। PDE को एक साथ रखिए और F अलग रखिए, PDF, ठीक है, PDEF, यही ऑर्डर है भारत में आने का। और फिर PDF, PE को एक साथ रखिए, PE को एक साथ रखिए, और D और F। तो इससे आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब हम पूरे पृष्ठभूमि को समझते हैं। मैंने पहले इसलिए बता दिया कि किस किस तरह से सवाल आते हैं। अब देखिए, इस पृष्ठभूमि को समझिए कि आखिर क्यों यूरोप के देशों को नए समुद्र भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। देखिए, अब देखिए, सबके सेंटर पॉइंट में है व्यापार, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए, मैंने ये लिखा है कि सबसे बड़ा कारण क्या था, डिमांड इंडियन गुड्स इन यूरोप, ठीक है। यहां पर देखिए, ये यूरोप है, ठीक है, ये बहुत ही, यूरोप जो है कंटिनेंट जो है काफी ठंडा होता है यहां पर,
मौसम काफी जो है ठंडा होता है यहाँ पर। तो ठंडी जगहों पे क्या होता है, यहाँ के लोग जो है मांस का इस्तेमाल करते हैं गर्मी लाने के लिए, ठीक है ना, मांस खाते हैं। अब मांस खाते हैं तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि फ्रीजर आदि जैसी चीजें होंगी, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती थी। और मसाले मिलते कहाँ थे, स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस, हर्ब्स, जड़ी बूटियां, उन्हीं को लगाकर ये प्राकृतिक तरीकों से यूरोपवासी जो है ये मांस का प्रिजर्वेशन करते थे, ज्यादा दिनों तक बचा कर रखते थे। और वो कहां मिलता था, भारत में, ठीक है। खास उसके अलावा स्पाइस आइलैंड जिसको कहा जाता है, यहां पे देखेंगे तो ये इंडोनेशिया, यहां पर इंडोनेशियन आइलैंड है, ठीक है, इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं यहां पर। तो यहां पे भी आप देखेंगे इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। तो ये सब, इन सब जगहों पे मसाले मिलते थे, तो इनको इन मसालों की जरूरत होती थी। हाँ, भारतीय वस्तुओं की तो जरूरत हुई, और स्पेशली शुरुआती दौर में आप देखें तो मसालों पे बहुत ज्यादा इनका फोकस था, क्योंकि उसी से ये मांस को प्रिजर्व करते थे, ठीक है। तो ये कारण हो गया था। इन मसालों की जरूरत ये कैसे पूरा करते थे, ठीक है। तो क्या इसके पहले, मतलब जब समुद्री मार्गों की ये खोज कर रहे थे, क्या उसके पहले मसाले नहीं जाते थे क्या यहां से? क्या व्यापार नहीं होता था यूरोप से या दूसरे देशों से भारत का, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि नहीं होता था। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले, इतिहास में, और हम पहुंचते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईवीसी में। और आईवीसी में जब आप पहुंचेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट साइट पढ़ा था गुजरात में, ये लोथल को, लोथल। और लोथल में हमने देखा था कि डॉकयार्ड मिलता है। डॉकयार्ड का मतलब क्या है, गोदी बड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, या आप सी पोर्ट, बंदरगाह भी कह सकते हैं। और यह भी पता चला कि यहां पर मोहरें भी मिली हैं, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया, ये इराक जो था, यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये जो जहां पे इराक है वहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो यहां की भी मोहरें मिली हैं लोथल में, और यहां पे इजिप्ट जो मिस्र की सभ्यता थी, हाँ, इसकी भी मोहरें मिली हैं लोथल में। और डॉकयार्ड था ही, यानी कि अब मोहरें मिलने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहां से आना जाना रहा होगा लोगों का, व्यापारियों का। मोहरें तभी मिलेंगी, हाँ, और व्यापारिक रिश्ते भी रहे होंगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहा होगा। यानी सीधा सीधा इसका मतलब है कि प्राचीन काल में भी भारत का, ठीक है, भारत का इराक से और अफ्रीकन महाद्वीप में जो देश हैं, हाँ, इनसे कुछ ना कुछ व्यापारिक संबंध रहे होंगे, हाँ, ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे। तो ये तो निश्चित तौर पे पता चल रहा है कि दूसरे देशों से संबंध थे प्राचीन काल में भी। मध्यकाल में क्या था, तो मध्यकाल में भी आप देखेंगे कि इनका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था, ठीक है। हालांकि मुश्किलें थी, क्या मुश्किलें थी ये मैं बताऊंगा। मध्यकाल में 1453 एक डेट याद रखिएगा, 1453 एडी, इस समय तक जो है व्यापार चल रहा था, किसका, भारत का यूरोप से, ठीक है, यूरोपियन देशों से। कैसे, देखिए 1453 एडी तक, यानी 1453 ईस्वी तक व्यापार तो चल रहा था यूरोप से भारत का, ठीक है, लेकिन मुश्किलें बहुत थी। और मुश्किलें क्यों थी ये मैं बता रहा हूं। देखिए, भारत से यूरोप तक पहुंचने का एक मार्ग था स्थल मार्ग, ठीक है, स्थल मार्ग एक रूट ये है। और स्थल मार्ग में अगर आप देखेंगे तो भारत से, देखिए ये क्रम से मैंने लिखा हुआ है, भारत, इंडिया, यानी उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, और उसके बाद तुर्की के बाद आपका आता है यूरोप। तो ऐसे आप जा सकते हैं यूरोप में। इसमें भी कई रूट बन जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो उस समय भारत का हिस्सा था, यानी यहां तक ये सब भारत है। तो भारत से आप अफगानिस्तान गए, फिर ईरान में इन किया, इराक गए और तुर्की में इन कर गए, या फिर आप भारत से सीधा ईरान गए, इराक गए और तुर्की में इन किए
और आप यूरोप चले गए। यहां तक कि ईरान में प्रवेश करने के बाद आप डायरेक्ट तुर्की में भी जा सकते हैं। तो यहां से जब आप भारत से निकलेंगे तो स्थल मार्ग में आपको कई रूट होंगे, लेकिन जो एंट्री पॉइंट आपका यूरोप का होगा वो क्या होगा? तुर्की ही होगा। बिना तुर्की में कदम रखे आप यूरोप में नहीं पहुंच सकते हैं, जहां तक स्थल मार्ग की बात है। ठीक है, तो पहला रूट ये हो गया स्थल मार्ग वाला। अब इसमें अनेकों रास्ते बन सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना, ईरान और तुर्की बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, यहां उस समय पाकिस्तान जो भारत का पार्ट था, ये ईरान और अफगानिस्तान दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप यहां रूट तो कई बन जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत जो भी रूट चेंज कर ले, अगर आप इस मार्ग से जाते हैं, ये पहला जो स्थल मार्ग है, तो आपको इस तुर्की में प्रवेश करना ही पड़ेगा, और तुर्की में जाने के बाद ही आप यूरोप में जा सकते हैं। तो इस मार्ग से व्यापार होता था पहले। ठीक है, लेकिन इस मार्ग में कुछ बाधाएं थी, दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? यह दिक्कत थी कि देखिए ये बहुत सारे देश यहां पर हैं, तो भौगोलिक समस्याएं, हाँ, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या भारत से जब अफगानिस्तान में आप जा रहे हैं, उस समय पाकिस्तान जो उस समय भारत का हिस्सा था, तो दर्रे बहुत ही कम है और कठिन दर्रे हैं, जंगल, पहाड़, बहुत सारी चीजें हैं, तो रास्ते बहुत कठिन हैं। और जब बहुत सारे देशों के से आप गुजरेंगे तो उन देशों की जो व्यापारिक व्यवस्था होगी वो भी अलग अलग होगी। कर व्यवस्था अलग हो सकती है, बॉर्डर पे कहीं ज्यादा टैक्स देना है, कहीं कम टैक्स देना है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब बहुत सारे देशों से आप स्थल मार्ग से गुजरते हैं, सामान ले जाते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है, तो जटिलताएं आएंगी व्यापार करने में। रास्ते भी दुर्गम हो सकते हैं, पहाड़ है, जंगल है, हाँ, तो इस वजह से, और समय भी खूब लगना है। तो ये जो रास्ता था, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि बहुत सारे देश होने के कारण व्यापारिक व्यवस्थाएं अलग अलग थी। ठीक है, तो ये मुश्किल थी यहां पर। तो एक तो ये स्थल मार्ग से व्यापार तो हो रहा था, लेकिन मुश्किलें थी। क्या मुश्किलें थी मैंने बता दिया। और बिना तुर्की में गए आप नहीं इन कर सकते हैं, पहली बात। इस बात को ध्यान रखिएगा, तुर्की पे हमें ध्यान देना है। अभी मैं चर्चा करूंगा आगे दूसरा रूट, एक दूसरा रूट आपको क्या होगा, तो देखिए दूसरा रूट जो है ये अरब वाला पानी वाला रूट है। ठीक है, पानी वाला रूट कैसे है? देखिए ये है, यहां से भारत से सामान उठाएंगे व्यापारी, ठीक है, और सामान उठा के पानी में चलेंगे, और इसके लिए पानी में चलेंगे, फिर कैसे जाएंगे? या तो ये यहां पर फारस की खाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे, और फारस की खाड़ी के अलावा यहां पर रेड सी, ये लाल सागर इधर है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है, ये लाल सागर है। तो इन्हीं दोनों रास्ते से ये जाएंगे। ठीक है, और कुछ देर जमीन पे चलेंगे, और जमीन पे चलने के बाद ये भूमध्य सागर, देखिए ये जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये भूमध्य सागर वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये जो लाल मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। तो अरब के व्यापारी जो हैं, दूसरा रूट ये है जो अरबों के नियंत्रण में है, अरबों के कंट्रोल में है। तो यहां से व्यापारी सामान उठाएंगे और फारस की खाड़ी या लाल सागर से होते हुए, ठीक है, या तो फारस की खाड़ी या लाल सागर। देखिए ये फारस की खाड़ी है, ये देखिए ये फारस की खाड़ी, ये लाल सागर। ठीक है, तो अरब के कंट्रोल में ये दूसरा रूट है, अरब के नियंत्रण में है। एक तो अरब नियंत्रण वाला रूट है, और दूसरा स्थल मार्ग वाला रूट है। तो ये तो स्थल मार्ग वाला जो रूट है, बिना तुर्की पहुंचे आप यूरोप में इन नहीं कर सकते हैं। जो ये वाला रूट है, दूसरा रूट, ये एक नंबर का रूट है, और यहां से दूसरा जो अरब के नियंत्रण में है, अरब के नियंत्रण में ये क्या होगा कि यहां से ले जाएंगे सामान फारस की खाड़ी या लाल सागर से, और कुछ देर जमीन पे इनको फिर ले जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये भूमध्य सागर में उतार देंगे। और भूमध्य सागर में उतारने के बाद जो यूरोप के पूर्वी देश हैं, जैसे ये इटली हो गया, ठीक है, ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया, जिसकी राजधानी एथेंस है ग्रीस की, इसकी राजधानी इटली की रोम है। ठीक है, यहां पे फ्रांस हो गया। ठीक है,
तो इन सब जो पूर्वी तट पे जो देश हैं यूरोप के ईस्टर्न कोस्ट पे, वहां पे ये भूमध्य सागर होते हुए अरब के व्यापारी यूरोप में इन कराएंगे और फिर यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दो रूट, एक तो स्थल मार्ग वाला ये देख लिया, लेकिन तुर्की जाना जरूरी है तभी आप यूरोप में इन कर सकते हैं। दूसरा रूट ये अरबों के नियंत्रण में है, ठीक है, ये अरबों के नियंत्रण में है दूसरा रूट, ठीक है, पानी वाला रूट है, पर्सियन गल्फ, रेड सी, ठीक है, और यहां से ये ले जाएंगे कुछ दूर इनका चलेगा यहां से कहां पे, जमीन पे, और फिर ये भूमध्य सागर में उतार देंगे और भूमध्य सागर में उतारने के बाद फिर ये ले जाएंगे यूरोप के ईस्टर्न कोस्ट पे जो देश हैं जैसे इटली, ग्रीस, फ्रांस, इन सब देशों में सामान ले जाएंगे और फिर यूरोप में यहां से उनका सामान जो है इन कर जाएगा। तो इस तरह से दो रूट, एक स्थल मार्ग वाला, एक अरब नियंत्रण वाला। अब देखिए 1453 में एक बड़ी घटना हो जाएगी, ठीक है, यहां इस रूट पे अरबों का नियंत्रण है जान लीजिए, और ये रूट स्थल मार्ग से होता हुआ यूरोप में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है तुर्की एंट्री पॉइंट है यूरोप का, और एक पॉइंट याद रखना है 1453 एडी। इस समय तक मध्यकाल में व्यापार इन दो रूटों से चल रहा है, ठीक है, इन दो रूटों से चल रहा है, और दिक्कतें तो आ रही हैं लेकिन फिर भी चल रहा है, यानी सामान यूरोप पहुंच रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब स्थल मार्ग से और अरब नियंत्रण वाला जो दूसरा मार्ग है इससे व्यापार चल रहा था, भले ही दिक्कतें थी लेकिन व्यापार चल रहा था, तो आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज को समुद्री मार्गों के द्वारा समुद्री मार्गों को खोजना पड़ा जिससे वे भारत और वो अन्य पूर्वी देशों में पहुंच सके। आखिर क्या वजह हुई? तो यह वजह छुपी हुई है 1453 एडी में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था दो चीजें आपको याद रखनी है जब आप स्थल मार्ग से यूरोप में प्रवेश कर रहे हैं, तो टर्की यानी तुर्की आपका एंट्री गेट है यूरोप में। यूरोप में जाने के लिए आप तुर्की में गए बगैर यूरोप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है 1453 एडी में इस समय एक बड़ी घटना घटित होती है, और देखिए पहली घटना का हमने जिक्र कर लिया है कि यूरोपियन द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कारण क्या थे। तो डिमांड था इंडियन गुड्स इन यूरोप, हाँ, भारतीय वस्तुओं की मांग थी यूरोप में, और खासकर मसालों का जिसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च और हर्ब्स, जड़ी बूटियां, क्योंकि यूरोप में सर्दी बहुत पड़ती थी और ठंड होने से यहाँ के लोग मांस खाते थे, मांस का सेवन ज्यादा करते थे जिससे उनको गर्मी मिलती थी। तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए वो भारतीय मसालों का और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इस पॉइंट को। 1453 में जो घटना घटित होगी वो एक बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय। तो देखिए कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य की, भारतीय साम्राज्य कह रहा हूं मैं, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय 1453 में होती है। अब इसको पहले आप कुस्तुनतुनिया समझ लीजिए, फिर इसको समझने के लिए थोड़ा हम पीछे चलेंगे। देखिए कुस्तुनतुनिया को अंग्रेजी में जो यूरोपियंस थे ना, कुस्तुनतुनिया को कहा करते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, या अंग्रेज भी उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा करते थे। तो अंग्रेज यूरोप क्या है, यूरोप में भी इंग्लिश लोग ही थे, ठीक है। और जो अरबवासी हैं वो कुस्तुनतुनिया कहा करते थे। किस और जगह वो कौन सा है, ये वाला जो रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यही वाला पार्ट, यहां पर यही कुस्तुनतुनिया है। इसको मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से, यही कुस्तुनतुनिया है, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य की विजय होती है और यहीं से परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। एक बड़ी घटना है इतिहास की। कुस्तुनतुनिया को मैंने बता दिया, ये कुस्तुनतुनिया है, अभी मैं बताऊंगा और भी कुस्तुनतुनिया के बारे में। और कुस्तुनतुनिया को इंग्लिश जो थे यानी ब्रिटिशर्स जो थे या यूरोपियंस जिसको कह ले वो कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, और आज का इसका नाम है इस्तांबुल, जो कि तुर्की के कंट्रोल में है। इस्तांबुल, ठीक है, आज का नाम है। तो 1453 में एक बड़ी घटना यह हुई कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय हो गई। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा
और पीछे चलते हैं इतिहास में, और आप जब इतिहास पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, वहां आपको जानकारी मिलेगी रोमन अंपायर के बारे में। देखिए रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य, रोमन अंपायर एक बहुत महान अंपायर, यूरोपियन इतिहास में बहुत बड़ा नाम इस साम्राज्य का। ठीक है, तो रोमन अंपायर घटना ऐसी होती है कि तीसरी शताब्दी में, देखिए 1453 में तो उस्मानिया कुस्तुनतुनिया पे अधिकार करेंगे, ऑटोमन तुर्क्स को कहते थे। उस्मानिया साम्राज्य को या उस्मानिया को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमन तुर्क्स। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। यहां रोमन साम्राज्य हुआ करता था, बहुत महान एम्पायर, ग्रेट एम्पायर। ठीक है, तो तीसरी शताब्दी में दो पार्ट में ये रोमन एम्पायर बट जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन तीसरी शताब्दी में यह घटना होती है, और तीसरी शताब्दी वह समय है जिसे प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, इसकी राजधानी थी रोम। आज भी ये रोम, यहां पर इटली जो है, हाँ, इसकी राजधानी आज भी रोम है, उस समय भी रोम थी। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया कहां पे है? देखिए यही वाला पार्ट जो यूरोप में है, ये कुस्तुनतुनिया है। इसी को हम कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज का मॉडर्न नेम इसका है इस्तांबुल। याद रखिएगा, तुर्की के कंट्रोल में है इस्तांबुल। देखिए इन द एंड ऑफ द 5th सेंचुरी, हाँ 477 ईस्वी के आसपास, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि जर्मनी के जो आक्रमणकारी इस पर अटैक कर रहे थे, वो अब बाद की घटना है, वो हम जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर अभी था। ठीक है, 577 ईस्वी में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया है, उसका एग्जिस्टेंस 1453 तक बना हुआ है, 1453 एडी तक। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसको याद रखना है। इसी कुस्तुनतुनिया को, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, पूर्वी रोमन एम्पायर, इसका एक और नाम है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आप कह सकते हैं बैजेंतिया, बैजेंतिया साम्राज्य, या अंग्रेजी में से कहेंगे बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर। ध्यान रखिएगा, देखिए जहां स्क्रीनशॉट स्पेस मैंने पूरा छोड़ा हुआ है, जहां आपको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन एम्पायर, इसी को बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा गया, इंग्लिश में इसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहेंगे। इसी की राजधानी कुस्तुनतुनिया, या आप कहें कॉन्स्टेंटिनोपल, या आज के डेट में आप कहें इस्तांबुल। मॉडर्न नाम इसका इस्तांबुल है, तुर्की के नियंत्रण में है। ठीक है, अब 1453 एडी में क्या होगा कि इसी कुस्तुनतुनिया पे, ये कुस्तुनतुनिया कहां है? यहां पर है, देखिए यही। ठीक है, कुस्तुनतुनिया, इसी कुस्तुनतुनिया पे यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पे, इसी का मॉडर्न नाम इस्तांबुल पर क्या होता है? ऑटोमन तुर्क्स यानी उस्मानिया साम्राज्य जो है, उसकी विजय हो जाती है। ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य को अभी हम समझेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो इसकी विजय हो जाती है किस पे? कुस्तुनतुनिया पे। और कुस्तुनतुनिया पे विजय का मतलब है कि पूरा बाइजेंटाइन एम्पायर या बैजेंतिया साम्राज्य किसके नियंत्रण में आ जाएगा? उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाएगा। अब देखिए उस्मानिया साम्राज्य जो था उसको समझिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए ये है कुस्तुनतुनिया और यही है तुर्की। अब इसको जरा समझने के लिए देखिएगा, मैं थोड़ा इसी पार्ट को नीचे ले आता हूं। ठीक है, इसी पार्ट को नीचे ले आता हूं, यहां पे मैं अभी इसे मिटा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि ये जो है, देखिए इसी पार्ट को, ये यूरोप का पार्ट हो गया, ये वाला देखिए जहां पे ये कुस्तुनतुनिया है, और ये हो गया आपको, ये तुर्की हो गया। अब देखिएगा
कि जब आप एशिया के मैप में जाएंगे या वर्ल्ड का कोई बड़ा मैप आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि ये यूरोप वाला पार्ट है, ये तुर्की है। इसी को मैं यहां पे मैंने बड़ा कर लिया है थोड़ा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे काला सागर है, ठीक है, और नीचे मरमरा सागर है। इसको भी ध्यान देना है, कई बार पूछ देता है। मरमरा सागर है, ठीक है। इधर काला सागर और इधर मरमरा सागर है, और बीच में ये जल संधि है, ठीक है। जल संधि है जिसे हम कहते हैं, यही जल संधि है, ये वाली जल संधि है। इसके इधर काला सागर, इधर मरमरा सागर, इसको कहते हैं बास्फोरस की संधि, बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि इसको कहते हैं, ठीक है। और इधर देखिए, यहीं पर अगर आप देखें तो यहां पर ये देखिए ग्रीन वाला जो पार्ट मैं बना रहा हूं, यही है कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया है जो यहां पे मैं रेड पार्ट में दिखा रहा हूं। इधर तुर्की, ये यूरोप, और बीच में कुस्तुनतुनिया, यही कुस्तुनतुनिया यहां पे है। तो जैसे ही आप बास्फोरस, तुर्की से निकलेंगे और बास्फोरस की संधि को पार करेंगे, जल संधि को, बास्फोरस जल संधि को, तो आप पहुंच जाएंगे कहां? कुस्तुनतुनिया, यानी यूरोप में पहुंच जाएंगे। आज भी इसको इस्तांबुल कहते हैं और ये तुर्की के नियंत्रण में है। तो समझिएगा कि ये जो क्षेत्र है तुर्की का, यहीं पे उस्मानिया, एक छोटा सा साम्राज्य, पहले बहुत छोटा था, उस्मानिया साम्राज्य या ऑटोमन तुर्क्स एम्पायर इसको कहते हैं। तो बहुत छोटे लेवल से इसने शुरू किया और धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया और ये बड़ा होता चला गया। एक दिन इतना बड़ा हो गया कि इसने चैलेंज कर दिया बैजेंटाइन एम्पायर को, ठीक है, जिसकी राजधानी कहां थी? कुस्तुनतुनिया। और एक दिन ऐसा आता है 1453 में कि ये जो उस्मानिया साम्राज्य है, उस्मानिया साम्राज्य इस कुस्तुनतुनिया को जीत लेता है। क्यों? क्योंकि इसने बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा दिया तो कुस्तुनतुनिया पे इसका कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो यह घटना 1453 एडी में होती है। तो 1453 एडी में पूर्वी रोमन साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बैजेंटिया साम्राज्य या बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, और इसी को जीत लेंगे ऑटोमन तुर्क्स। तो 1453 में ऑटोमन तुर्क्स, ये ऑटोमन तुर्क्स हैं, यही जीत लेंगे कुस्तुनतुनिया को, ठीक है। तो 1453 में यह घटना होती है, यहां मैं लिख देता हूं। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का जो विजय है वो 1453 एडी में होती है, और इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। इस कैसे हुआ था? यहां पे ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानियन तुर्क्स जो थे, एक बहुत छोटे स्तर से इन्होंने शुरू किया था। धीरे धीरे इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। एक दिन इतना बड़ा हो गया कि इन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को चुनौती देते हुए, चैलेंज देते हुए कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। अब आगे देखिए, जब कुस्तुनतुनिया पे ये अधिकार हो गया, ठीक है, तो ऑटोमन तुर्क्स ने क्या किया कि जो व्यापार इस रास्ते से चल रहा था, स्थल मार्ग से, मैंने बताया था, इस रास्ते से तुर्की होके, जब जा रहा था, तो पहले तो कोई उस्मानिया साम्राज्य था नहीं, वो छोटा था, उनका नियंत्रण नहीं था। और यहां से जब उन्होंने, जैसे ही उस्मानिया साम्राज्य ने, ऑटोमन तुर्क्स ने इस कुस्तुनतुनिया को जीता, उन्होंने क्या किया कि या तो रास्ते पर, इस रास्ते पर, इस रूट पे उन्होंने क्या किया, जो एंट्री पॉइंट है तुर्की, यहां से उन्होंने क्या किया, बहुत ही हेवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, बहुत ही हेवी टैक्सेस लगाना शुरू किया, हालत खराब कर दिया व्यापारियों का। तो अब नतीजा क्या बचता था कि ये धीरे धीरे व्यापारी इस रास्ते को छोड़ देंगे, ट्रेडर्स, और एक ही रास्ता बच जाएगा, ये अरब कंट्रोल वाला, जो जाता था कहां से, एक तो पर्सियन गल्फ, दूसरा रेड सी,
हाँ, यहां से सामान जाता था, कुछ दूरी तक चलेगा जमीन पर, फिर ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में उतर के ये कोस्टल एरिया में जो देश है यूरोप के ईस्टर्न कोस्ट पे, वहां जाएंगे और फिर वहां से यूरोप में उन सामान को ले जाया जाएगा। ठीक है, उन सामानों को। तो अब ये रास्ते जब अवरुद्ध होने लगे और बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगे, तो व्यापारियों ने इस रास्ते को छोड़ दिया, इस रूट को। दूसरा रूट जब ये बचता है तो आपके साथ क्या होगा? जब दो रूट थे तो मोनोपोली उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक रूट हुआ, अब सिर्फ अरब नियंत्रण वाला रूट हो गया, तो अरबों ने क्या किया? इन्होंने भी, इनका मोनोपोली हो गया, इन्होंने भी मनमाने ढंग से टैक्स लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, इधर से जो सामान आता था। तो अब क्या होगा? जब यहां से नुकसान होने लगेगा, व्यापारियों को कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो वो क्या करेंगे? अब उनको नए रास्तों की तलाश होगी। तो ये रास्ता, अब यहां से मान लीजिए यूरोप के व्यापारी यहां से आके सामान ले गए, तो यहां से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है व्यापार के, उन्होंने इतने डिफिकल्ट बना दी मोनोपोली के चलते, क्योंकि ये रूट एक तरह से बंद हो गया, तो यहां पे भी मोनोपोली हो गया अरबों का। तब व्यापारियों, जो यूरोप के व्यापारी हैं, हाँ, और जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने नए मार्ग के बारे में सोचना शुरू किया, और वो मार्ग, हाँ, जलीय मार्ग था। उन्होंने ये सोचा कि अगर जलीय मार्ग से वो भारत को खोज लेते हैं, या भारत तक पहुंचने का जलीय मार्ग खोज लेते हैं, तो उनके लिए व्यापार आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से जब दो रास्ते जो थे, एक भारत से चलकर तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंचने का, और दूसरा अरब नियंत्रण वाला मार्ग था यूरोप पहुंचने का, ये दोनों रास्ते जब बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर देते हैं, हाँ, और यहां से व्यापार करना लगभग बंद हो जाता है, तो यूरोपियन देशों के पास, यूरोपियन कंट्रीज के पास यही ऑप्शन बचता है कि वो भारत और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की तलाश करें। ठीक है, और इस दिशा में सबसे पहले जो आगे आते हैं वो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश। ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है, ब्लैक वाला। ठीक है, अब एक चीज और आप समझ लीजिए, मैं शायद बताना भूल गया, ये भी सवाल बन जाता है। यहां पे मैंने बताया था ना कि ये जो है, यहां पे ये जो कुस्तुनतुनिया है यहां पे, और ये तुर्की है। ठीक है ना, तो ये देखिए बीच में बास्फोरस की संधि है, तो सवाल कई बार आ जाता है कि तुर्की से कुस्तुनतुनिया पहुंचने के लिए किस जल संधि को पार करना पड़ता था? तो बास्फोरस की संधि को, ध्यान रखिएगा, बास्फोरस की संधि को। आज भी जो है ये इस्तांबुल इसका नाम है, और आज भी ये तुर्की के कंट्रोल में है इस्तांबुल, जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। तो ये सवाल यहां से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने सारा डिटेल बता ही दिया आपको। अब देखिए, मैंने ये बताया कि नए मार्गों की तलाश में सबसे पहले जो दो देश आ गया है वो स्पेन और पुर्तगाल थे। ठीक है, अब ये वो दौर है जो पुनर्जागरण का काल था। यूरोप में उस समय पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, और जब पुनर्जागरण का दौर चल रहा था तो उस स्थिति में समुद्री मार्ग, इस पुनर्जागरण ने समुद्री मार्गों को ढूंढने में भी बहुत ज्यादा सहूलियत दी। अब कैसे? अभी तो मैं बताऊंगा कि स्पेन और स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले शुरू किया ये तलाश समुद्री मार्गों की। तो एक बात समझ लीजिए कि वो दौर पुनर्जागरण का दौर था। और पुनर्जागरण क्या था? जब आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे रिनासेंस, तो बेटर ढंग से समझ पाएंगे। अभी मैं तत्काल आपको ये बता देता हूं कि देखिए, यहां पर देखिए जो कुस्तुनतुनिया है इसको धार्मिक केंद्र माना जाता था। ठीक है ना, ये धर्म का केंद्र भी था। ठीक है, राजधानी तो था ही, हाँ, बाइजेंटाइन अंपायर का, बैजेंटिया साम्राज्य का, लेकिन धर्म का केंद्र भी था। अब यहां पर समझिएगा, देखिए यूरोप का जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल जो था यूरोप का प्राचीन, वो तर्क शक्ति पर आधारित था, यानी कि ये मानव केंद्रित था। इंसान जो सोचता था वो करने की कोशिश करता था अपने तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सोच विचार से। लेकिन मध्यकाल वो दौर आया जब सिर्फ गॉड की अथॉरिटी हो गई, ईश्वर केंद्रित समाज हो गया उस समय। और इस समय
यह कहा जाने लगा कि जो भी होता है वो ईश्वर करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, लोग सोचना समझना बंद कर दिए। तो इस युग को, मध्यकाल को अंधकार युग कहा गया, अंधकार युग, ध्यान दीजिएगा, युग। और फिर आया मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का काल, ठीक है। तो ये वही दौर है पुनर्जागरण का। देखिए प्राचीन काल में यूरोप में क्या था कि यूरोप की जो सभ्यताएं थी या यूरोप जो था वो बहुत ज्यादा उन्नति वाला समय था यूरोप के लिए, क्योंकि लोग तर्क शक्ति पे विश्वास करते थे, मानव केंद्रित समाज था। इंसान जो सोचता था अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी वैज्ञानिकता से, जो भी सोचता था वो करता था, सोचने समझने की शक्ति विकसित थी उस समय। लेकिन जब मध्यकाल आया तो उसको अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पूरे समाज को कैसा बना दिया गया, ऐसा बना दिया कि भाई तुम्हें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, चर्च का प्रभाव बढ़ गया था, कहा जाता था कि तुम क्यों सोच, जो ईश्वर चाहता है यही होता है, इसलिए तुमको कुछ करने होने की जरूरत नहीं है। लोग सोचना बंद कर दिए थे, तो एक तरह से वो सो गए थे, लोगों की बुद्धि सो गई थी। लेकिन जब पुनर्जागरण का दौर आएगा तो कहा जाएगा कि सो के जग गए, यानी फिर समाज जो है तर्क शक्ति पर, ये फिर तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच, बुद्धिमत्ता पे फिर समाज आधारित हो जाएगा, लोग सोचने समझने लगेंगे और जो सोच समझ इनकी विकसित होगी वो भी सहूलियत देगी इन खोजों में, समुद्री रास्ते की खोजों में। आप देखिए यहां पर कि ये एक धार्मिक केंद्र था, कुस्तुनतुनिया मैं बता रहा था, और जब धार्मिक केंद्र था तो कहा जाता है कि भाई जो ईश्वर करता है वही अच्छा होता है, हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही अच्छा होता है। तो जब ऑटोमन तुर्क्स यानी उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, तब लोगों के ये दिमाग में आया कि भाई जब ईश्वर ही करता है तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हाँ, ईश्वर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक उस्मानिया साम्राज्य आया, इसको कंट्रोल कर लिया, हाँ, नियंत्रित कर लिया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर ईश्वर ही सब कुछ था तो ईश्वर ने इतना बुरा क्यों किया हमारे साथ। तो उस समय क्या हुआ कि ये तो तुर्की के कंट्रोल में आ गया था। अब तुर्की में यहां पे जो भी स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो अपने ज्ञान को, पुरानी किताबों को, पहले जो प्राचीन काल में किताबें थी, हाँ, वो तर्क शक्ति को विकसित करती थी, उन किताबों को, ज्ञान की बातों को वो लेकर यूरोप में चले गए। और यूरोप में बाद में आप देखेंगे पुनर्जागरण काल में प्रिंटिंग प्रेस, इन सब चीजों का विकास हुआ। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ और ज्ञान की बातें जो पब्लिश की गई, उससे लोगों में सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, वैज्ञानिक सोच बढ़ी, बुद्धिमत्ता बढ़ी। तो अब क्या हुआ, लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया, और इसी तर्क का नतीजा था कि लोगों ने पूछा कि भाई क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, जब ये धर्म का केंद्र था कुस्तुनतुनिया, तब कैसे उस्मानिया साम्राज्य ने अधिकार कर लिया, क्यों ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की। तो ये एक पुनर्जागरण का दौर था, और इस समय नौकायान में सफलता मिल रही थी, हाँ, नए नए आविष्कार हो रहे थे, हाँ, नई नई बातें सामने आ रही थी। तो पुनर्जागरण ने भी यूरोप द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कारण, तो ये इन कारणों, पुनर्जागरण भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यही सवाल बन जाता है, कई बार 3 कारण देगा, चौथा दे देगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबोव होगा। ये तीनों जो होंगे ये आंसर होंगे, ठीक है। तो अब समझिए कि मैं ये बता रहा था कि यहां पर सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन ने शुरू किया था, और उसमें भी स्पेन ने सबसे पहले शुरू किया। तो स्पेन ने क्या किया, स्पेन से एक व्यक्ति है कोलंबस, ये निकलता है कोलंबस, लेकिन ये कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, भारत की खोज में निकला था ये, ठीक है, स्पेन से, लेकिन ये पहुंच जाता है, रास्ता भटक गया था, ठीक है, तो ये पहुंच जाता है, कोलंबस जो है ये स्पेन का था, और ये पहुंच जाता है कहां, अमेरिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद पुर्तगाल अपना अभियान शुरू करता है, और पुर्तगाल का जो एक प्रिंस है, प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल का एक व्यक्ति है, प्रिंस, वहां का राजकुमार है हेनरी,
इसको कहा जाता था द नेविगेटर। ध्यान रखिएगा, द नेविगेटर। तो ये क्या करता था कि अपने नाविकों को प्रमोट करता था और रिसर्च भी करवाता था अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का, कि भाई इस अटलांटिक ओशन में कहता था नाविकों को कि आप जाएं और जहां तक आगे बढ़ सके वहां तक बढ़ के देखें। और इसके लिए पूरे पुनर्जागरण के कारण नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा था, तो धन और नए नए यंत्रों का विकास जब हो रहा था तो वो पूरी सुविधाएं अवेलेबल कराता था कि आप रिसर्च करो, पहुंचो। तो कुछ लोग यहां तक पहुंचे, कुछ लोग और आगे पहुंचे, कुछ लोग और आगे पहुंचे। इस तरह से जो रिसर्च वर्क उसने कराया अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का, किसने? प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। कई बार सवाल आ जाता है यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, कि द नेविगेटर के नाम से किसको जाना जाता है? तो पुर्तगाल का प्रिंस था हेनरी, उसको जाना जाता है। अब इसने क्या किया कि यहां पर जो रिसर्च करवाया, उस रिसर्च के आधार पर इसने अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट का इसने क्या किया? मैप तैयार करवाया। एक मैप तैयार करवाया, किसने? प्रिंस हेनरी ने। और इस मैप को इसने दिया, एक व्यक्ति था बार्थोलोमू डियाज। यहां से इसने वो मैप दिया, मैप तैयार करवाया इसने, और उस मैप को नक्शा तैयार करवाया। क्योंकि देखिए हुआ क्या कि ये जो पुर्तगाल था ना, स्पेन का कोलंबस पहले निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया, पहुंच गया अमेरिका। इसका रीजन था कि उतनी जानकारी नहीं थी, निकला जरूर पहले, लेकिन यहां की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा मार्गों का उतना रिसर्च नहीं कराया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए रास्ता भटक गया और चला गया ये अमेरिका, कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन प्रिंस हेनरी ने तमाम रिसर्च करवाए यहां पर वेस्टर्न कोस्ट पे, और इस तरह से इसने अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का एक मैप तैयार करवाया। और ये मैप उसने दिया किसे? एक व्यक्ति था बार्थोलोमू डियाज। बार्थोलोमू डियाज, और बार्थोलोमू डियाज इसी मैप के सहारे पहुंच जाता है यहां पर केप ऑफ गुड होप। ये केप है, केप ऑफ गुड होप। यहां पर कौन पहुंचता है? यहां पे पहुंचता है बार्थोलोमू डियाज। आप ये यहां पर ये स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं थोड़ा मिटाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रिंस हेनरी जो जिसको द नेविगेटर कहा जाता है, उसके मैप को लेकर बार्थोलोमू डियाज बढ़ता है और ये पहुंचता है केप ऑफ गुड होप पे। हाँ, ये अफ्रीका जो है ना, इस अफ्रीका का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है, केप ऑफ गुड होप, यहां पे ये पहुंच जाता है। और ये यहां तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन भी है और पहला पुर्तगाली तो है ही, ठीक है। तो बार्थोलोमू डियाज वो पहला व्यक्ति है, बार्थोलोमू डियाज, याद रखिएगा, बार्थोलोमू डियाज ये पहुंचता है, पहला व्यक्ति जो पहुंचता है, और ये पहुंचता है 1487 एडी में, ठीक है। और यहां पर पहुंच के इसने केप ऑफ गुड होप का नाम क्या दिया था? इसने आशा अंतरीप, इसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरीप, ठीक है। इसने बार्थोलोमू डियाज ने, क्योंकि यहां जब आया होगा घने रास्ते, बहुत तूफान उफान चल रहा था यहां पर, तो इसने नाम क्या दिया? इसने नाम दिया इसी को, बार्थोलोमू डियाज ने इसी को नाम दिया क्या? इसने इसको कहा केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म। ध्यान रखिएगा, बार्थोलोमू डियाज ने केप ऑफ स्टॉर्म इसको कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बार्थोलोमू डियाज ने क्या कहा इसको? बार्थोलोमू डियाज ने कहा केप ऑफ स्टॉर्म, पहला यूरोपियंस जो कि यहां तक पहुंचता है। कैसे पहुंचा? प्रिंस हेनरी ने जो रिसर्च वर्क करवाया था अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का, उसी के आधार पर प्रिंस हेनरी ने एक मैप तैयार करवाया और मैप तैयार करवा के इसको दिया, और इसी के सहारे ये बार्थोलोमू डियाज पहुंच जाता है केप ऑफ स्टॉर्म, यानी कि केप ऑफ गुड होप पे। इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड को ही केप ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि केप ऑफ स्टॉर्म नाम किसने दिया? बार्थोलोमू डियाज ने। इसलिए केप ऑफ गुड होप का नाम
केप ऑफ स्टॉर्म किसने दिया? तो बार्थोलोमो डियास ने, जो 1487 एडी में पहुंचता है। लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इसके आगे का कोई ज्ञान नहीं था, बहुत मुश्किल था। अब देखिए बार्थोलोमो डियास तो पहुंचा केप ऑफ गुड होप तक, लेकिन इसके बाद एक बड़ा मिशन दिया जाता है पुर्तगाल की सत्ता के द्वारा। किसे? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को यह मिशन दिया गया कि बार्थोलोमो डियास तो पहुंच चुका है, केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो पता है, अब आपका काम यह है कि आप भारत तक पहुंचे, आप अब हिंद महासागर को क्रॉस करें, जो कि बहुत मुश्किल था। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये अफ्रीका है, देखिएगा ये अफ्रीका है, अगर ये अफ्रीका है और ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। यहां देखिएगा ये पुर्तगाल है, मान लीजिए। यहां से अब ये केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता था क्योंकि बार्थोलोमो डियास पहुंच चुका था। अब मिशन दे दिया गया था पुर्तगाल की सत्ता के द्वारा कि आपको तो यहां तक का रास्ता तो पता है ही, अब आप हिंद महासागर को क्रॉस कीजिए और भारत पहुंचिए। लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, देखिए ये मेडागास्कर है, इसको एक वास्को डी गामा को एक व्यक्ति मिल जाता है, अब्दुल मनीक। वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा जो कि 1498 एडी में पहुंचता है भारत। 1498 एडी में कालीकट पहुंच जाएगा। देखिए भी मैं बताऊंगा मैप में, यहां पर देखिए वास्को डी गामा यहां से चलता है, इसको मिशन दे दिया गया था, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत दुर्गम था। लेकिन इसको एक व्यक्ति का साथ मिलता है, एक व्यक्ति है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक का इसको साथ मिल जाता है। अब्दुल मनीक का याद रखिएगा, अब्दुल मनीक का, जिसे शायद ये इसका अरब के व्यापारियों से कुछ संबंध रहे होंगे और जिसकी वजह से हो सकता है कि इसे हिंद महासागर का रास्ता पता था, कुछ आइडिया था और इसके आइडियाज के अनुसार भारत तक पहुंचा जा सकता था। तो अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा जो है ये पहुंचता है। देखिए यहां से ये पहुंचेगा, फिर ये मेडागास्कर आएगा और मेडागास्कर को क्रॉस करके ये पहुंचेगा केनिया, और केनिया से फिर हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए ये कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा कालीकट। कालीकट पहुंच जाएगा, ये कालीकट पहुंचता है। देखिए यहां पे कालीकट पे पहुंच जाएगा। ये कौन? वास्को डी गामा चलेगा 1497 में और पहुंचेगा 1498 एडी में। ध्यान रखिएगा किसकी सहायता से? अब्दुल मनीक एक पथ प्रदर्शक है जिसकी सहायता से ये पहुंच जाता है कालीकट। ये पहुंच जाएगा कहां पे? कालीकट। ये कालीकट पहुंचेगा, कालीकट जो केरल में है। कालीकट का जो वर्तमान नाम है यह है कोझिकोड। ध्यान रखिएगा, कोझिकोड इसका वर्तमान नाम है और यह केरल में है और यहां पर इसका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, किसका? वास्को डी गामा का। कालीकट पहुंच जाएगा कौन? वास्को डी गामा कालीकट पहुंच जाएगा। गामा और इसका स्वागत किया जाएगा यहां के शासक जमोरिन के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पुर्तगाल है, यहां से चलता है 1497 में चलेगा। 1497 चलने का डेट है। फिर यहां पे केप ऑफ गुड होप है। देखिए केप ऑफ गुड होप है जिसको बार्थोलोमो डियास ने कहा केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, यहां से होते हुए ये मेडागास्कर से ऐसे निकलेगा, निकल के केनिया पहुंचेगा और केनिया से अब्दुल मुनीक की सहायता से हिंद महासागर को पार करते हुए ये पहुंच जाएगा ये कालीकट। ध्यान रखना है, और कालीकट का जो वर्तमान नाम है वो कोझिकोड है। ये कालीकट पहुंच जाता है और इसी का वर्तमान नाम है कोझिकोड। कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा का यहीं पे स्वागत करेगा कौन?
जमोरिन यहां का शासक है कालीकट का, वो इसका स्वागत करेगा, ठीक है, और इसको व्यापार करने का परमिशन देगा यहां पर, ठीक है, व्यापार करने का परमिशन देगा। देखिए कोठी बनाने का परमिशन नहीं देगा जमोरिन। जमोरिन अभी सिर्फ ये जो कालीकट है यहां पे पहुंचता है वास्को डी गामा, तो इसको कहेगा कि हाँ भाई कालीकट में आप व्यापार कीजिए, ठीक है। और इस बार क्या करेगा कि वास्को डी गामा यहां से बहुत सारे मसाले, हर्ब्स, ये सब खरीदेगा। वास्को डी गामा क्या करेगा, वास्को डी गामा और ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये भी आ सकता है ना कि किस कोस्ट पे पहुंचा था। तो देखिए ये जो कोस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ जाता है, ये इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, केरल वाला जो है यहीं पे पहुंचा था वास्को डी गामा, और ये है कारोमंडल कोस्ट, ठीक है ना, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो मालाबार तट पे पहुंचेगा केरल वाले हिस्से में, ध्यान रखिएगा। कौन पहुंचेगा, वास्को डी गामा। हाँ, स्वागत कौन करेगा, कालीकट का शासक जमोरिन। कालीकट का वर्तमान नाम क्या है, कोझिकोड है, कहां पे है, केरल में, ठीक है। मालाबार कोस्ट पे पहुंचेगा, लिख सकते हैं कि ये मालाबार कोस्ट है, ये तो है मालाबार, और ये जो है ये है आपको कोरोमंडल तट है। ये मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मालाबार तट, यहां से सवाल बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस शासक ने स्वागत किया, तो जमोरिन ने स्वागत किया, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा क्या करता है कि यहां से सामान खरीदेगा। वास्को डी गामा जो है ये यहां से खरीदेगा मसाले, हर्ब्स, ये सब खरीदेगा। वास्को डी गामा मसाले खरीदेगा, जड़ी बूटियां खरीदेगा, और इसको यूरोप ले जाएगा वास्को डी गामा। और जब यूरोप लौटेगा वहां पर इसको इन सब से जो मुनाफा होगा, पूरा इसका जो कॉस्ट है वो काट के सिर्फ मुनाफा जो होगा, वो मुनाफा जो प्रॉफिट होगा इससे, ये प्रॉफिट होगा 60 गुना। जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा ये 60 गुना होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, जितने में खरीदा, आने जाने का कॉस्ट, वो सब काट के इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। और इस घटना ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी, ठीक है, तहलका मचा दिया था इस पूरी घटना ने कि भाई इसको 60 गुना जो है इसको मिलता है क्या, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जो है 60 गुना मिलता है किसे, वास्को डी गामा को। तो ये यहां से आपके सवाल बन जाते हैं, ठीक है, कि किस तट पे पहुंचा था वास्को डी गामा, तो मालाबार तट पे। हाँ, अफ्रीका के किस दक्षिणतम पॉइंट को इसने क्रॉस किया था, तो केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोमो डियास ने क्या कहा था, तो बार्थोलोमो डियास ने केप ऑफ स्टॉर्म कहा था, ठीक है। किस तट पे पहुंचा था, मालाबार तट। ये तट कौन सा होता है, कोरोमंडल तट। मालाबार तट के कौन से जगह पे पहुंचा था, तो कालीकट पे। ये कालीकट है, ये कालीकट है, कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट का वर्तमान नाम क्या है, कोझिकोड है, ठीक है। यहां पर कालीकट में स्वागत किसने किया, जमोरिन ने। और जमोरिन ने क्या किया, जमोरिन ने इसको व्यापार की आज्ञा दी। ध्यान रखिएगा, व्यापार की आज्ञा दी, कोठी या फैक्ट्री बनाने का आदेश नहीं दिया, सिर्फ व्यापार का इसने आदेश दिया। और वास्को डी गामा क्या करता है कि यहां से मसाले और जड़ी बूटियां खरीदता है, यूरोप ले जाता है और वहां पे बेचता है, जिससे 60 गुना इसे प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, ठीक है। जब वास्को डी गामा आया था उसी समय करीब वास्को डी गामा एक अभियान लेके चला था यहाँ पे, करीब इसके साथ ये 4 नाव के बेड़े थे इसके साथ, और करीब 150 लोगों की एक टीम थी पूरी, जब वास्को डी गामा चला था यहां से। हाँ, 1497 में, देखिए 1498 पहुंचने का समय है, 1498 पहुंचने का समय है, लेकिन चला कब था, यहां से चला था 1497 में, ध्यान रखिएगा।
1497 एडी में चला था, ये ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए जब यहां पे ये है तो इसको ये पता लग गया था कि अरब के व्यापारी जो हैं यहां पे मनमानी करते हैं यहां पर, तो ये इसने सोचा जरूर था कि बेसिकली इसके दिमाग में ये था कि हिंद महासागर को अगर कंट्रोल कर लिया जाता है, पूरे हिंद महासागर को, तो जो पुर्तगाली है वो अच्छा व्यापार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अरबों को कंट्रोल, अरबों की मोनोपोली यहां पे खत्म करनी जरूरी थी। इसलिए जब ये दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार ये अपने साथ हथियार भी लेके आएगा। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा जब हम पुर्तगालियों का, भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ाऊंगा, उस समय इसकी चर्चा फिर होगी। अब देखिए यहां पर इसके बाद 1500 में आता है, ध्यान रखिएगा, पेड्रो अल्बरेज, ध्यान रखिएगा। और 1502 एडी में फिर वास्को डी गामा आएगा। वास्को डी गामा आता है 1502 में, और इस बार वास्को डी गामा कोचीन में 1503 में एक कोठी बना देगा, फैक्ट्री बना देगा। यहां पर 1503 एडी में कोठी बना देगा, कहां पे? कोचीन में। ये कोचीन में एक कोठी बना देगा, कहां पे? ये कोचीन है, देखिए ये कोचीन है, यहां पे बना देगा फैक्ट्री। कौन? वास्को डी गामा। 1502 में, बाद में भी आता है, 1524 में भी आएगा ये वास्को डी गामा, बाद में मैं पढ़ाऊंगा, जब पुर्तगालियों का पूरा आगमन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। और इस बार इसका मिशन ही था, जब 1502 में आता है कि भाई इस बार जाइए और हिंद महासागर को कंट्रोल करने का प्लान कीजिए, क्योंकि अगर हिंद महासागर को कंट्रोल कर लिया जाता है तो अरबों की मोनोपोली यहां पे खत्म हो जाएगी। और दूसरा मिशन इसका यह था कि आप एक व्यापारिक कोठी भी बनाइए, तो कोचीन में व्यापारिक कोठी भी, कोठी नहीं व्यापारिक कोठी, इसको लिखिएगा फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी। ये मैं फिर से लिख देता हूं, व्यापारिक कोठी। कोठी बनाएगा कहां पे? कोचीन में। तो देखिए ये ही कोचीन है यहां पे, तो ये कोचीन है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम देखें तो 1487 एडी में बार्थोलोमो डियाज आएगा, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप पे ही पहुंचेगा, यहीं तक पहुंचेगा, और इसका नाम इसने ये क्या देगा? केप ऑफ स्टॉर्म देगा। 1497 में 4 जहाजों के बेड़े के साथ चलेगा कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, 4 जहाजों का बेड़ा होगा, इसके साथ चलेगा और कालीकट पहुंच जाएगा 1498 एडी में। 1497 में चलेगा, पहुंचने का समय 1498, पहुंचेगा कहां? ये कालीकट पहुंच रहा है, देख लीजिए मैंने बता दिया था। ठीक है, कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड। यहां पर वास्को डी गामा जब पहुंचता है तो इसका स्वागत कौन करेगा कालीकट में? जमोरिन, जो वहां का शासक है। कालीकट किस कोस्ट पे है? तो मालाबार तट पे है। मालाबार तट जो है वो पश्चिमी तट है इंडियन पेनिसुलर पार्ट का। पूर्वी तट को इधर को कहा जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल तट, यहां पे लिख दीजिएगा तट, यहां पे तट मैंने नहीं लिखा, कोरोमंडल तट, ये मालाबार तट, यहां पर कोरोमंडल तट। तो कई बार ये भी सवाल आता है कि भारत के किस तट पे पहुंचा था? तो मालाबार तट पे। ठीक है, अब वास्को डी गामा यहां से क्या करेगा? यहां से मसाले ले जाएगा, मसालों में ये ब्लैक पेपर और काली मिर्च ये सब ले जाएगा, जड़ी बूटियां, और इससे जो यूरोप ले जाएगा वहां बेचेगा, और जो प्रॉफिट होगी वो 60 गुना होगी। इससे पूरे यूरोप में तहलका मच जाएगा, और फिर अन्य अभियान भी, अन्य देश भी अभियान करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा, इसका नाम भी याद रखिएगा, अब्दुल मनिक। इसी की सहायता से ये हिंद महासागर को क्रॉस करता है, इसी की सहायता से, अब्दुल मनिक की सहायता से ही। पहले ही आता है केप ऑफ गुड होप, फिर यहां पे आएगा मेडागास्कर, क्रॉस करके जाएगा कहां? केनिया, और यहां से हिंद महासागर क्रॉस करेगा अब्दुल मनिक की सहायता से, और पहुंच जाएगा कालीकट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 1500 एडी में आता है पेड्रो अल्बरेज, और फिर 1502 में वास्को डी गामा फिर आएगा। पहली बार में जमोरिन ने कालीकट में इनको व्यापारिक कोठी बनाने का परमिशन नहीं दिया था,
लेकिन इस बार वो इस मिशन से आया था कि इस बार व्यापारिक कोठी खोल देनी है और इस मिशन में कामयाब होता है और 1503 में पुर्तगालियों की पहली कोठी खुल जाती है, व्यापारिक कोठी। कहां पे? ये कोचीन में। और ये ध्यान दीजिएगा, यहां से भी सवाल बनेगा कि पहली कोठी कहां बनेगी पुर्तगालियों की, तो कोचीन में। तो ये अब आप समझ जाइए। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो पुर्तगालियों के आगमन पे होगा, वहां पे फिर थोड़ी सी इसकी चर्चा होगी, ठीक है। और उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे, ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश आएंगे, फिर फ्रेंच आएंगे। आगे आप देखेंगे यहीं से आपका जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से ओपन होगा, आपका खुल जाएगा यहां से इतिहास आपका। और यहीं से आप देखेंगे कि कैसे अनेक कंपनियां आती हैं पुर्तगालियों के अलावे। देखिए पुर्तगाली 1498 में आते हैं और उसके बाद जो डच आते हैं 1595-96 में आते हैं, यानी कि 97-98 साल तक भारत पे पूरा जो है पुर्तगालियों का राज रहेगा। उसके बाद डच आएंगे और इंग्लिश आएंगे, फिर उसके बाद फ्रेंच आएंगे और सबको देखिएगा ब्रिटिशर्स जो है सबको मात देंगे यहां भारत की धरती पर। इनका शुरुआती इरादा था व्यापार यूरोपियन कंपनीज का, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में इनका प्रभाव बढ़ने लगता है और भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव जो बढ़ाएगा वो बढ़ेगा अंग्रेजों का। और एक दिन वो भारत को कंट्रोल करने में, भारत को नियंत्रित करने में और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर हमें आजादी भी मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। और यहीं से आपका ये पूरी कहानी होगी भारत के आधुनिक इतिहास का। तो आगे हम पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा भारत में पुर्तगालियों के आगमन पे, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे, वहां पे फिर हम बार्थोलोमेव डियाज और वास्को डी गामा इसकी चर्चा होगी और डिटेल में होगी कौन कौन से गवर्नर आते हैं पुर्तगाल से, हाँ उनका मुख्य काम क्या क्या होता है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। और फिर हमारा इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास आगे बढ़ता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है भारतीय इतिहास का, जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है और खासकर यूपीएससी का सवाल है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.